Hello everyone, welcome back to this YouTube channel Star Notes Language and Literature. I am your educator Priya Kumari from Star Notes Language and Literature. So basically, this video is very important for the aspirant who is going to be appeared in the UGC NET examination 2025 December. Okay, so without wasting a minute or a second, let's begin the War of Roses. The War of Roses. First of all, guys, let us know what is the background of the War of the Roses, right? Okay, now learn let's focus on the background of the War of the Roses, right? कि वॉर ऑफ द रोजेस को हम लोग समझने जा रहे हैं, तो ये समझते हैं कि वॉर ऑफ द रोजेस के पीछे एक बैकग्राउंड क्या रहा था। ठीक है, तो सबसे पहले प्लांटेजेनेट एक फैमिली है, वंशज है। क्या नाम है वंशज का? प्लांटेजेनेट। क्या नाम है वंशज का? प्लांटेजेनेट। प्लांटेजेनेट एक वंशज है जिसका एक वंशज होता है एडवर्ड द थर्ड, जिसका एक वंशज होता है एडवर्ड द थर्ड। और एडवर्ड द थर्ड के दो बेटे होते हैं। कितने बेटे होते हैं? दो बेटे होते हैं। बेसिकली वैसे तो इनके 5 बेटे हैं, लेकिन जो वॉर ऑफ द रोजेस है वो खासकर तीसरे नंबर के बेटे और चौथे नंबर के बेटे के बीच में होता है। तीसरे नंबर के बेटे और चौथे नंबर के बेटे के बीच में होता है वॉर ऑफ द रोजेस। ठीक है, नंबर और चौथे नंबर के बेटों के बीच में होता है वॉर ऑफ द रोजेस। ओके, तो तीसरे नंबर का जो बेटा रहता है उसका नाम रहता है जॉन ऑफ गॉन्ट। क्या नाम है? जॉन ऑफ गॉन्ट। क्या नाम है? जॉन ऑफ गॉन्ट। चौथे नंबर का बेटा का क्या नाम है? एडमंड लैंगले। एडमंड लैंगले। तो अभी हम देख रहे हैं फैमिली ट्री। फैमिली ट्री किनका देख रहे हैं? प्लांटेजेंट फैमिली का फैमिली ट्री देख रहे हैं, जिसमें कि एडवर्ड द थर्ड देख रहे हैं। एडवर्ड द थर्ड के 5 बेटे हुए। इन 5 बेटे में से तीसरे और चौथे बेटे के बीच जो युद्ध हुआ, मतलब तीसरी पीढ़ी और चौथे पीढ़ी के वंशज के बीच जो युद्ध हुआ, वही युद्ध कहलाया वॉर ऑफ रोजेस। वॉर ऑफ रोजेस क्यों कहलाया इसको भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी बैकग्राउंड समझिए, फिर वॉर अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। तो इनके 5 बेटे हुए। तीसरे नंबर के बेटे का नाम था जॉन ऑफ गॉन्ट और चौथे नंबर का बेटे का नाम था एडमंड लैंगले। जॉन ऑफ गॉन्ट ही ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर बने। जॉन ऑफ गॉन्ट ही क्या बने? ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर बने। और एडमंड लैंगले ड्यूक ऑफ यॉर्क बने। एडमंड लैंगले क्या बने? एडमंड लैंगले जो बने वो ड्यूक ऑफ यॉर्क बने। क्या बने? ड्यूक ऑफ यॉर्क बने। ठीक है, ड्यूक ऑफ लैंकेस्टर के बेटे थे हेनरी द फिफ्थ, और यहाँ ड्यूक ऑफ यॉर्क एडमंड लैंगले के बेटे हुए रिचर्ड। ठीक है, क्या नाम हुआ उनका? रिचर्ड नाम हुआ। ठीक है, अब हेनरी द फिफ्थ तक तो कहानी सब सही चल रही थी। भले बीज यहीं से बोया जाता है, लड़ाई का बीज बोया जाता है, लेकिन लड़ाई होती नहीं हेनरी फिफ्थ के टाइम पर। असली लड़ाई शुरू होती है हेनरी द सिक्स के टाइम पर। किसके टाइम पर? वॉर ऑफ रोजेस हेनरी द सिक्स के टाइम पे शुरू होती है। हेनरी द सिक्स की एक वाइफ थी जिनका नाम था मार्गरेट ऑफ एंजोई। मार्गरेट ऑफ एंजोई किनका नाम है? मार्गरेट ऑफ एंजोई हेनरी द सिक्स की वाइफ का नाम है। तो ये समझ आ गया। एक तरफ है हमारे रिचर्ड, एक तरफ कौन है? हमारे रिचर्ड है, और दूसरी तरफ कौन है? ये ज्यादा देखिएगा। एक तरफ हमारे रिचर्ड है और दूसरी तरफ है हमारे हेनरी सिक्स। यहीं पर इन दोनों के ही बीच में लड़ाई होती है, जिस लड़ाई का नाम है दी वॉर ऑफ रोजेस। वॉर ऑफ द रोजेस। अच्छा, हेनरी द सिक्स के बीच में और रिचर्ड के बीच में युद्ध होता है, ये एकदम क्लियर मान लो आप। इसी को वॉर ऑफ रोजेस कहते हैं। अच्छा, थोड़ा और बैकग्राउंड को समझते हैं। हेनरी द फिफ्थ कैसे थे ये समझना बहुत जरूरी है। तो हेनरी द फिफ्थ जो थे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किंग थे। जब हेनरी फिफ्थ किंग थे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थे, बहुत ही पावरफुल थे, बहुत ही फेमस भी थे हेनरी हेनरी द फिफ्थ। और हेनरी द फिफ्थ जो थे वो 100 ईयर ऑफ वॉर को भी जीतते हैं। ठीक है, आप समझो कि हेनरी द फिफ्थ कितने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। लेकिन एक सडन इंसिडेंट घटना घटित होती है, जिसमें क्या होता है कि 1422 में एक इंसिडेंट होता है, एक बहुत ही सैड इंसिडेंट होता है। हेनरी फिफ्थ का सडन डेथ हो जाता है एट द एज ऑफ 35। यानी हेनरी जो फिफ्थ थे, इनका सडन डेथ होता है। अब हेनरी द फिफ्थ के मरने के बाद कौन राजा बनेगा? तो हेनरी द सिक्स्थ बनेंगे। अब हेनरी द फिफ्थ जब 35 साल के थे, तभी उनका सडन डेथ हो जाता है। क्या हो जाता है? सडन डेथ हो जाता है। और जब उनका सडन डेथ होता है तो ऑब्वियसली, क्योंकि इंग्लैंड में रॉयल सक्सेशन का नियम ही यही था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, और यही जो नियम था इसी की वजह से होता है द वॉर ऑफ द रोजेस। क्योंकि इनके दादाजी तो एक थे, है ना?
कायदे से हेनरी द फिफ्थ का भाई था एडवर्ड, तो अगर बेटा योग्य नहीं है तो एडवर्ड को किंग बनना चाहिए था, है ना? लेकिन ऐसा नहीं हुआ, और यही लड़ाई का जड़ बनता है। क्योंकि हेनरी द फिफ्थ मरा तो उसके भाई को कायदे से राजा बनना चाहिए था, लेकिन जब हेनरी द फिफ्थ मरा तो उसने एडवर्ड को किंग नहीं बनाया, किंग एडवर्ड नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि रॉयल सक्सेशन का रूल ये कहता है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, इसलिए हेनरी द सिक्स को राजा बनाया गया। और एक मजे की बात ये देखो कि जब हेनरी द सिक्स को राजा बनाया गया, तब हेनरी द सिक्स सिर्फ और सिर्फ कितने दिन के थे? 9 मंथ के थे। कितने दिन के थे? 9 मंथ के थे। 9 मंथ के थे। अब ये ऑटोमेटिक किंग बने। कौन? हेनरी द सिक्स। रॉयल सक्सेशन का रूल यही था कि किंग का बेटा ही किंग बनेगा। अब बेचारे रॉयल किंग हेनरी द सिक्स में क्या क्या कमियां थी उसको देखते हैं। डिसीजन लेने में लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग था इनके अंदर, डिसीजन ही नहीं ले पाते थे। लैक ऑफ पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग था, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल नहीं था इनके अंदर। लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, भाई मतलब हेनरी द सिक्स के अंदर लीडरशिप क्वालिटी नहीं था, क्योंकि 9 महीने का बच्चा बड़ा होते होते राजा ही बन गया, क्या ही डेवलप होगा? उसने दुनिया अपनी देखी ही नहीं। इसका रिजल्ट क्या होता है? तो जब राजा कमजोर होता है तो काउंसिल ऑफ नॉबल्स ही रूल करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? काउंसिल ऑफ नॉबल्स ही रूल करने लगते हैं, और पावर के लिए घूस लेने लगते हैं। करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और में कंट्री का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और राजा हमारे इनडेसिसिव थे, तो ऑब्वियसली कंट्री का डिक्लाइन होना तो शुरू होता है। आइए और समझते हैं। 1453 में एक इंसिडेंट होता है, जिसमें कि हमारे जो हेनरी द सिक्स जो थे, हेनरी जो सिक्स जो थे मेंटली इल होते हैं। अभी मरे नहीं है, मेंटली इल हो जाते हैं। वो 1-2 साल तक ही मेंटली इल रहते हैं, ठीक है? और वो बहुत बुरी तरीके से मेंटली इल हो जाते हैं, वो डिसीजन भी नहीं ले पा रहे थे। अब यहीं से जनता को भी ये लगने लग गया कि उनका जो नेता है, उनका जो राजा है, वो काफी वीक है। वो क्या है? वो काफी वीक है। तो इसके कारण से जो राजा है, जो प्रजा है, वो राजा से खुश नहीं है। और अब इधर एडवर्ड चाहता है कि मैं राजा बनूं, और यहाँ राजा बन के बैठा है हेनरी द फिफ्थ, ठीक है? हेनरी द सिक्स राजा बन के बैठा है। अब एडवर्ड खुश नहीं है, ऊपर से हेनरी द सिक्स जो है वो वीक भी है। तो इसी के परिणाम स्वरूप इन दो वंशजों के बीच में, मतलब एक ही पीढ़ी के दो लोगों के बीच में, चाचा भतीजा कह सकते हैं, चाचा भतीजा के बीच में युद्ध होता है, जिसमें चाचा है एडवर्ड और भतीजा है हेनरी द सिक्स। आई बात समझ? तो जो चाचा है और जो भतीजा है, इन दोनों के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है। इसी युद्ध का नाम है वॉर ऑफ रोजेस। आप बोलोगे इस युद्ध का नाम वॉर ऑफ रोजेस क्यों पड़ा? तो इस युद्ध का नाम वॉर ऑफ रोजेस इसलिए पड़ा क्योंकि वॉर ऑफ रोजेस में जो सिंबल, जैसे लड़ने के लिए एक प्रतीक का जरूरत होता है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं कि इस छाप को मोहर दबाएं, इस छाप पे वोट करें, उसी प्रकार से इन दो वंशजों के बीच में जो लड़ाई हुई उसमें प्रतीक था, एक का रेड कलर का गुलाब था, एक का रेड कलर का गुलाब था, और दूसरे का कैसा गुलाब था? दूसरे का व्हाइट कलर का गुलाब था। इसीलिए इसको वॉर ऑफ रोजेस कहा गया। हाउस ऑफ लैंकेस्टर जो थे, हाउस ऑफ लैंकेस्टर की तरफ से ही हेनरी द सिक्स थे, और उनका सिंबल था रेड कलर का। हाउस ऑफ यॉर्क के जो थे, जिधर से एडवर्ड द थर्ड थे, उधर था रोज व्हाइट कलर का। आप देख पा रहे होंगे इमेज की, व्हाइट कलर का रोज है, ठीक है? अब एक इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है। क्या इंसिडेंट होता है? 1399 में लैंकेस्टर कम टू पावर। 1399 में लैंकेस्टर्स जो है वो पावर में आते हैं। लैंकेस्टर्स बोले तो हेनरी द, ये अभी पुराना देख रहे हैं, है ना, हिस्ट्री देख रहे हैं। हेनरी द फोर्थ पावर में आते हैं, और हेनरी द फोर्थ जैसे ही पावर में आते हैं, उसी प्रकार से लड़ाई का कहीं ना कहीं बीज पनप जाता है। उसके बाद 1422 में हेनरी द सिक्स आते हैं। कब आते हैं हेनरी द सिक्स? हेनरी द सिक्स बैठते हैं गद्दी पे 1422 ईस्वी में। अच्छा, 1422 में हेनरी द सिक्स, आपको पता है कि वो 9 महीने की उम्र में ही मंथ के थे, ठीक है? तो 9 मंथ के थे, वो बड़े होंगे तभी तो राजगद्दी संभालेंगे। तो वो बड़े हुए तो राजगद्दी संभाला। तो जैसे ही वो संभालते हैं तो युद्ध शुरू होता है। कब से? वॉर ऑफ रोजेस शुरू होता है 1455 से लेकर 1485। ये इंपॉर्टेंट डेट है, इंपॉर्टेंट डेट है। 1455 से लेकर के 1485 वॉर ऑफ रोजेस शुरू होता है। 1455 से लेकर 1485 वॉर ऑफ रोजेस शुरू होता है। 1455 से लेकर 1485। अच्छा, ये वॉर ऑफ रोजेस दो कंट्रीज के बीच में वॉर नहीं था, ये एक सिविल वॉर था। सिविल वॉर मतलब अपने ही देश के टेरिटरी के अंदर अगर कोई युद्ध लड़ा जाता है तो उसको सिविल वॉर कहते हैं। और ये एक ही फैमिली के दो लोग लड़ रहे थे। हाउस ऑफ लैंकेस्टर का रेड कलर का सिंबल था। हाउस ऑफ लैंकेस्टर की तरफ से हेनरी द सिक्स थे। हाउस ऑफ यॉर्क, हाउस ऑफ यॉर्क की तरफ से एडवर्ड द थर्ड थे। आपको बता दिए कि वॉर ऑफ रोजेस जो था वो क्या था? सिविल वॉर इन इंग्लैंड था। अच्छा, ये क्यों स्टार्ट हुआ? क्यों स्टार्ट हुआ ये तो पता ही आप लोग को, क्योंकि किंग जो थे वो बहुत वीक थे। यॉर्क फैमिली ये सोचती थी कि उन लोग को थ्रोन मिलना चाहिए। अच्छा, ये देखते हैं कि
लैंकेस्टर की तरफ से, जो हाउस ऑफ लैंकेस्टर है जिनका सिंबल रेड कलर का रोज था, उनकी तरफ से मेजर लीडर कौन थे? तो हेनरी द सिक्स की तरफ से जो लीडर थे, लैंकेस्टर की तरफ से जो लीडर थे वो हेनरी द सिक्स थे, और लैंकेस्टर की तरफ से आगे चल के जो लीडर बनेंगे वो हेनरी टूडर बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इसको प्लीज अपने नोट कॉपी में नोट कीजिएगा और मेरे इस नोट को जरूर नोट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत से नोट बनाया है और बहुत अच्छा और बहुत क्रिस्प नोट बनाया है, ठीक है। अब आते हैं यॉर्क की तरफ से कौन थे? तो यॉर्क की तरफ से एडवर्ड फोर्थ थे। यॉर्क की तरफ से कौन थे? एडवर्ड फोर्थ थे। एडवर्ड थर्ड का अब आ जाएगा बेटा, तो एडवर्ड फोर्थ आ जाएगा, और रिचर्ड थर्ड बाद में इनकी तरफ से आएंगे, ठीक है। अब यॉर्क ने लैंकेस्टर को ये चैलेंज कर दिया कि पावर, मतलब ये हमेशा उनको चैलेंज करते रहे, ऐसे ही करते करते हमेशा दोनों के बीच में युद्ध चलते चलते पावर लगभग कभी लैंकेस्टर के हाथ में जाए, कभी यॉर्कशायर के बीच में जाए, इस प्रकार से पावर लगातार कंटिन्यू शिफ्ट होता रहा। अब फाइनली द वॉर ऑफ रोजेस बिगिंस। कब से कब तक? 1455 से लेकर 1485 तक वॉर ऑफ रोज बिगन हुआ, जो कि लगभग कितने साल तक चला था? 30 ईयर्स तक चला था, जिसमें कि पहला जो युद्ध है वो बैटल ऑफ सेंट एल्बन्स था। बैटल ऑफ सेंट एल्बन्स था, जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ वॉर ऑफ रोजेस था। यॉर्किस्ट इसमें जीत गए, यॉर्क के जो थे किंग यानी कि एडवर्ड द फोर्थ, वो जीत गए और हेनरी यहाँ पर हार जाते हैं। फिर दूसरा युद्ध होता है 1459 में। कन्फ्लिक्ट्स और ज्यादा इंटेंसिफाई होते हैं और यॉर्क इस चीज को डिक्लेयर करते हैं कि अब यॉर्क ही प्रोटेक्टर रहेंगे, बाकी कुछ नहीं होंगे। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि हेनरी की एक वाइफ थी, क्वीन मैर्गरेट। क्वीन मैर्गरेट, ये हेनरी द सिक्स की वाइफ थी। वन ऑफ द वेरी ब्रेव, वेरी स्ट्रांग, वेरी डिसीजन मेकर, ये बहुत ही पॉलिटिकल लेडी थी। तो हेनरी द सिक्स की वाइफ मार्गरेट को ये एक्सेप्टेबल नहीं था कि यॉर्क जो है वो प्रोटेक्टर की भूमिका निभाए। तो 1460 में एक एक्ट साइन होता है, एक्ट ऑफ अकॉर्ड। इसमें यह डिसीजन लिया जाता है कि हेनरी जब तक जिंदा रहेगा तब तक हेनरी सिक्स ही शासन करेगा, लेकिन जैसे ही हेनरी मर जाएगा तो यॉर्क जो है वो किंग बनेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि उनकी जो पत्नी थी, हेनरी दी सिक्स की जो वाइफ थी मैर्गरेट, मैर्गरेट को ये बात एकदम से भी एक्सेप्टेबल नहीं थी, एकदम वो इस बात को लेकर एग्री नहीं हुई। फिर से दिसंबर 1960 में एक और युद्ध होता है जिसे बैटल ऑफ वेकफील्ड कहते हैं। क्वीन मार्गरेट की जो आर्मी है उसने रिचर्ड को मार दिया, ठीक है। अब 1661, ठीक एक साल के बाद, टॉटन में सबसे लार्जेस्ट बैटल लड़ा जाता है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि वॉर ऑफ रोजेस का सबसे बड़ा वार कहाँ लड़ा गया? तो आंसर होना चाहिए टॉटन में। स्पेलिंग TOWTON। टॉटन में सबसे लंबा युद्ध जो है वो लड़ा गया है। ये सबसे लार्जेस्ट बैटल था, जिसमें कि यॉर्किस्ट जो है वो विजय हो जाते हैं, यॉर्कशायर के लोग जो है वो जीत जाते हैं, और इसमें एडवर्ड फोर्थ जो है वो किंग बन जाते हैं, ठीक है। 1485 में क्या होता है कि 1485 में सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध होता है बैटल ऑफ बोर्सवर्थ। और यहीं से बैटल ऑफ बोर्सवर्थ में क्या होता है? बैटल ऑफ बोर्सवर्थ में हेनरी द सिक्स के बेटे हेनरी टूडर, ये किसके बेटे हैं? हेनरी द सिक्स के, लैंकेस्टर की तरफ से हैं, लैंकेस्टर की तरफ से हैं। ये फ्रांस आर्मी का हेल्प लेते हैं और यहाँ से रिचर्ड द थर्ड को मार देते हैं, ठीक है। अब हेनरी टूडर फाइनली सत्ता में आता है, और हेनरी टूडर को एक अन्य नाम से जानते हैं जो कि है हेनरी द सेवन। हेनरी टूडर को ही हेनरी द सेवन के नाम से जाना जाता है। अब फाइनली लैंकेस्टर वंशज का हेनरी टूडर वॉर जीत चुका है और 30 लंबे सालों तक चलने वाला वॉर ऑफ रोजेस खत्म हो जाता है। और हेनरी टूडर के जीतने के बाद इस वंश का नाम टूडर डायनेस्टी के नाम से जाना जाएगा। तो फर्स्ट टूडर किंग जो था वो था हेनरी टूडर। फर्स्ट टूडर किंग कौन था? हेनरी टूडर। और यहीं से 1885 में वॉर ऑफ रोजेस कंप्लीटली खत्म होता है। वॉर एंड्स परमानेंटली। 1486 में एक बहुत ही अच्छा किया हेनरी टूडर ने कि हेनरी टूडर ने शादी कर ली यॉर्क की एलिजाबेथ से, एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क से शादी कर ली, एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क से शादी कर ली हेनरी द सेवेंथ ने। हेनरी द सेवेंथ को ही हेनरी टूडर कहते हैं। अब टूडर रोज क्या है? तो व्हाइट रोज प्लस रेड रोज मिलकर जो रोज बनता है उसको टूडर रोज कहा जाता है। और इस विवाह के परिणाम स्वरूप वॉर ऑफ रोजेस परमानेंटली खत्म होता है। तो ये था वॉर ऑफ रोजेस। ये अब तक हमने देखा वॉर ऑफ रोजेस। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और लाइव ज्वाइन करें मेरे को।
यूजीसी नेट के लिए सारे कंटेंट आपको इस चैनल पे जरूर मिलेंगे। जो पेड कंटेंट है वो बिल्कुल फ्री में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।